हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड अकेडमी। और बेटा कैसे हो सब लोग? सही चल रहा है सब कुछ? पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है? आई होप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें आपको 1 या 2 दिन का क्लास में लैग मिला होगा। 1-2 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। तो आज आपका ये जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आज हम पूरा कंपाइल करके ख़त्म करने वाले हैं। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबको पता ही होगा। और हमने लास्ट टॉपिक में क्या कवर किया था वो था फर्टिलाइजेशन। क्या था वो? फर्टिलाइजेशन। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं हम देख लेते हैं। टुडेज़ गोल में इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ फीटस पढ़ेंगे। देखो ऐड कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम पार्चुरेशन कवर करेंगे, और अगर पॉसिबल हो पाया तो इसको लैक्टेशन टॉपिक को भी आज कवर करके इस चैप्टर को बेटा एंड करेंगे। और अगर आज चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो कल फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज़ रखेंगे। सभी लोग पढ़ के आना अच्छे से। मैं पहले ही बता रही हूँ, पूरा चैप्टर रिवाइज करके बैठना। हो सकता है कल के लेक्चर में अगर आज चैप्टर एंड हो जाता है तो क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टॉपिक्स आपने देख लिए हैं, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आराम से बैठना है, पूरा पेन कॉपी नोटबुक सब निकाल के रखो। नोटबुक इन द सेंस बुक एनसीईआरटी की बुक सबके सामने होनी चाहिए, ठीक है, तभी बैठना है क्लास में। और पीछे का आई होप आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था बेटा वो था क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या था टॉपिक? फर्टिलाइजेशन। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है फर्टिलाइजेशन। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्यों भाई क्या होता है फर्टिलाइजेशन? पढ़ के आए हो? पूरा रिवाइज करके आए हो 2 दिन की छुट्टियों में सब कुल? चलिए सुनिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की, याद है? अच्छा चलो अच्छा है। तो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस या इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। जहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये हमने पढ़ा था। और मैंने आपको बताया था रिवीजन की अगर हम बात करें, देखो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि इजैक्यूलेशन के थ्रू मेल से स्पर्म को वेजाइनल ट्रैक्ट में छोड़ दिया जाता है, और फिर वहाँ से स्पर्म में रेस स्टार्ट होती है। उन्हें स्पर्म्स को पहुँचना होता है एग तक यानी ओवा तक, और उनमें रेस स्टार्ट हो जाती है। और जो सबसे बेस्ट स्पर्म होते हैं वो पहुंच पाते हैं फलोपियन ट्यूब यानी एग के पास तक। ओनली 200 to 250 अप्रॉक्स स्पर्म पहुंच पाते हैं, बाकी के स्पर्म पीछे ही रह जाते हैं, वो ओवा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके बाद हमने कहा था, मैंने आपको बताया था कि फिर क्या होता है, फिर एग फ्यूज़ होता है। एग में यानी स्पर्म और एग का फ्यूज़न होगा, स्पर्म जाके मीट करेंगे एग से, और वहाँ से फिर जितनी भी प्रोसेस होती है जो भी मैंने आपको बताया था, जैसे क्या क्या प्रोसेस होती है याद करो। सबसे पहले क्या होगी? सिंगामी, देन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फीमिक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ये सभी प्रोसेस के थ्रू यानी पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और क्या होता है, जैसे ही एग एंटर करता है ओवम के अंदर, जो सेकेंडरी oocyte था बेटा उसका डिवीज़न हो जाता है अगेन। वहाँ पर याद करो, मैंने जब आपको साइकिल पढ़ाई थी तो बोला था कि सेकेंडरी oocyte बन जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है सेकेंडरी oocyte का फर्दर क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है, और उसके बाद में सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ऊटेड यानी ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। तब जाके वो एग क्या करेगा, ओवम क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इतना हमने पढ़ लिया था, यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हमारा एंड हो गया था। हमने आई थिंक क्लीवेज भी स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज क्लीवेज से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ क्लीवेज को भी। अगर मैं बात करूँ क्लीवेज की, तो क्लीवेज में क्या होता है कि जाइगोट बन गया। देखो जाइगोट बन गया, सिंगल सेल जाइगोट है। अब क्या होगा इसमें बेटा, माइटोटिक डिवीज़न होती है। क्या होती है? माइटोटिक डिवीज़न। और माइटोटिक डिवीज़न, अच्छा पहले ये बताओ एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ते हो घर पे जाके? हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ती हो बेटा? पढ़ती हो? समझ आता है? एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो रही है? ओके। तो अगर हम बात करें क्लीवेज की, तो यहाँ पर क्या होगा, जाइगोट है। जाइगोट में बेटा क्या होता है, माइटोटिक डिवीज़न। माइटोटिक डिवीज़न होके क्या बनाएगा ये बताओ मुझे,
क्या होगा, माइटोटिक डिवीज़न होता है तो 1 से 2 सेल बनती हैं और 2 से क्या होंगी बेटा 4 सेल बनेंगी इस तरीके से। यानी क्या होता है, सेल का साइज डिवाइड नहीं होती माइटोटिक डिवीज़न करके। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, G1 और S फेज यानी G1 G2 फेज क्या रहती है, एब्सेंट रहती हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 सेल नहीं बनती इस तरीके से कि अलग अलग डिवाइड कर जाए, नहीं, वहीं पर डिवीज़न होकर के उस सेल का साइज डिक्रीज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा, साइज डिक्रीज होता रहता है। तो 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 2 सेल 2 सेल्ड स्टेज बोलेंगे इसको हम, 2 सेल्ड स्टेज। उसके बाद 2 से क्या बनेगी बेटा 4 सेल्ड स्टेज, और 4 सेल्ड स्टेज का फर्दर डिवीज़न होके कितनी बनेगी बेटा 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज बन जाएगी। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्ड स्टेज। एंड आफ्टर दैट फर्दर डिवीज़न होकर के 16 सेल्ड स्टेज बनती है। क्या बनती है बेटा 16 सेल्ड स्टेज बनती है। ये मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, यानी पूरा 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है। पूरा 16 सेल मैंने इसमें नहीं दिखाई हैं, बट इसको हम क्या बोल देते हैं 16 सेल्ड स्टेज। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने बोला है कि जाइगोट ने 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, जब 8 सेल्ड स्टेज और 16 सेल्ड स्टेज पे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्ट। देखो यहाँ होता है ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन। क्या बनता है ये ब्लास्टोमियर। और जब 16 सेल्ड की जो स्टेज होती है, लेट मी चेंज द कलर, जब 16 सेल्ड की स्टेज होती है, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं 16 सेल्ड स्टेज आती है, और आप कह सकते हो 8 to 16 सेल्ड की जो स्टेज होती है उसको बेटा हम बोलते हैं कि मॉर्यूला का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, मॉर्यूला का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो ब्लास्टोमियर बोलते हैं, 8 to 16 सेल्ड की स्टेज को ब्लास्टोमियर बन गया। अब क्या होगा उससे, यानी 8 to 16 सेल्ड की स्टेज को, 16 सेल्ड की जो स्टेज है इस तरीके से बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोल देते हैं मॉर्यूला बन जाता है। क्या बन जाता है, मॉर्यूला। अब सुनो ध्यान से, मॉर्यूला बनेगा, मॉर्यूला से क्या होगा बेटा एग्जैक्टली, देखो ये मॉर्यूला है, यानी 16 सेल्ड की स्टेज है। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इसको ऐसे और कर सकते हो, चलो सही से बनाते हैं। ये आपकी 16 सेल्ड स्टेज है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये बेटा मॉर्यूला कन्वर्ट होता है एडवांस मॉर्यूला में। किस में, एडवांस मॉर्यूला में। और ये जितना भी प्रोसेस होना होता है 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, ये आपका 3 to 4 डेज में एडवांस मॉर्यूला तक पहुंच जाता है। यानी कुछ इस तरीके से आपको देखो डायग्राम के थ्रू शो करती हूँ, देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख जाएगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख जाएगी एडवांस मॉर्यूला में, यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये क्या हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया किसका बेटा, क्लीवेज का। किसका पूरा प्रोसेस हो गया, ये पूरा क्लीवेज का प्रोसेस हो गया। बोलो क्लियर है। अब क्या होना है, मॉर्यूला एडवांस मॉर्यूला स्टेज आ गई है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसका कन्वर्जन होगा ब्लास्टोसिस्ट में, और उसका क्या होगा फिर बेटा बताओ, ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन करना है, यानी जो मॉर्यूला था वो फर्दर डिफ्रेंशिएट होकर के, और क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की सबसे इनर लेयर जो एंडोमेट्रियम है, उसमें क्या हो जाएगा, वो जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, उससे जाके अटैच हो जाता है। तो आज हमें पढ़ना है इम्प्लांटेशन। 7 to 9 डेज पे होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के साथ से 7 से 9 डेज के बीच में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। देखो कुछ इस तरीके की पहले क्या बन जाती है, बॉल लाइक स्टेज, एडवांस मॉर्यूला का फॉर्मेशन हो गया, बना देते हैं एडवांस्ड मॉर्यूला का फॉर्मेशन हो गया। 16 साल से फर्दर डिवीज़न करके 16 साल तक की स्टेज को बोल दिया हमने क्या, बोलो जल्दी से, मॉर्यूला। मॉर्यूला का फर्दर डिवीज़न होके, फर्दर डिफ्रेंशिएशन होके सेल में क्या बन गया, एडवांस मॉर्यूला। और ये यूट्रस की लेयर है एंडोमेट्रियम। अब जाके इसको इससे क्या होना है बेटा, अटैच होना है। क्या होना है, इससे अटैच होना है। देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, बहुत आपकी एनसीईआरटी में भी दिखाया है डायग्राम के थ्रू। पहले क्या था, देखो यहाँ पे ये क्या है, एग है। क्या है ये, एग है। और एग नहीं, आई मीन जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या है बेटा, ये जायगोट बन चुका है। अब जायगोट का डिफ्रेंशिएशन होगा, लेट मी चेंज द कलर। जायगोट का डिफ्रेंशिएशन होगा और 2 सेल्ड स्टेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा,
2 सेल्ड स्ट्रेस बनेगी, देखो 2 सेल्ड स्ट्रेस हो गई, 2 सेल्ड स्ट्रेस। फिर क्या होगा, 2 से 4 सेल्ड स्ट्रेस बनेगी, दिख रहा है सबको, आई होप क्लियर होगा। क्यों भाई, दिख रहा है, 4 सेल्ड स्ट्रेस बनेगी। उसके बाद में 4 से 8 सेल्ड स्ट्रेस, और 8 से क्या होगा, 16 सेल्ड स्ट्रेस बन जाएगी। 4 सेल्ड स्ट्रेस, 8 सेल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 सेल्ड हो गए। और उसके बाद में पूरा 16 सेल्ड स्ट्रेस बन जाती है। कितनी बेटा, 16 सेल्ड स्ट्रेस। और उसके बाद में ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। मैंने आपसे कहा था 4 to 6 डेज का टाइम लग जाता है मॉर्यूला तक बनने में, और इसको आप कह सकते हो एडवांस मॉर्यूला तक बनने में। कहाँ तक बेटा, एडवांस मॉर्यूला तक बनने में, ठीक है। कितने दिन का टाइम लग जाता है, 4 to 6 डेज का टाइम लग जाता है। अब क्या करना है, इस मॉर्यूला को जाके अटैच होना है, अटैच लिंक करना, एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करना। पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। और देखो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज हम, क्योंकि बच्चों को पूरा प्रोसेस ही नहीं समझ आती। इस पर पूरा एकदम होता है ना, पूरा मास्टरी, पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे आज हम, ठीक है। तो क्या होगा, अटैच होगा किसके साथ में, इसको अटैच होना है विद यूट्राइन वॉल, विद यूट्राइन वॉल। तो देखो क्या होगा अब एग्जैक्टली, अगर इसको अटैच होना है तो ये क्या होगा, इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या होगा बेटा, इसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा। और कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा, देखो ये जो आपका मॉर्यूला था 16 सेल्ड स्ट्रेस थी, या फिर एडवांस मॉर्यूला था, इसको आप कह सकते हो, जो 16 सेल्ड स्ट्रेस थी, ये बेटा फर्दर डिवाइड यानी डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जो ब्लास्टोमियर, जिसको हमने क्या बोला था, ब्लास्टोमियर, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, उसको डिफ्रेंशिएट होके उसमें क्या क्या बनता है देखना ध्यान से। डिफ्रेंशिएशन होगी, फर्दर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन मतलब फर्दर माइटोटिक डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन मतलब फर्दर माइटोटिक डिवीजन होगा। और क्या बन जाएगा, अब देखो ध्यान से, आई एम ड्रॉइंग हियर, कुछ इस तरीके की सेल बनेंगी। चलो ऐसे बनाते हैं पहले, कुछ इस तरीके की सेल बनेंगी। देखो इस तरीके से कुछ सेल्स बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक मास ऑफ सेल बनेगा। क्या बन जाएगा, कुछ सेल्स का ग्रुप बन जाएगा, पूरा मास ऑफ सेल कह सकते हो जिसको तुम, कुछ इस तरीके से। देखो क्या होगा एग्जैक्टली, ये जो 16 सेल्ड स्ट्रेस थी, जिसे हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर कह दो, या फिर आप और क्या बोलते हो उसको, एग्जैक्टली क्या बोला था, मॉर्यूला। और एडवांस मॉर्यूला से फर्दर डिफ्रेंशिएशन होकर अब क्या बनेगा, सबसे आउटर जो लेयर है बेटा वो बनेगी आपकी क्या, ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो कन्वर्ट हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट में, किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट में। और इसके अंदर जो आप वाइट कलर की सेल्स देख रहे हो, इन्हें हम बोलते हैं बेटा इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है, जिन्हें और क्या बोल दिया जाता है, स्टेम सेल्स बोल दिया जाता है। तो इनका फॉर्मेशन हो जाएगा किससे, मॉर्यूला से, ट्रोफोब्लास्ट बनेगी और इनर सेल मास बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होना है इसका बेटा, अब क्या होना है इसका, अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होगा किसके साथ में, विद यूटेराइन वॉल, यूटेराइन की वॉल से, यानी किसके साथ में, एंडोमेट्रियम के साथ में, एंडोमेट्रियम। अभी तक ये जो कुछ भी चल रहा था वो चल रहा था किसमें बेटा, फलोपियन ट्यूब में। किसमें, अभी तक ये जितनी भी प्रोसेस चल रही थी, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन, इनर सेल मास का फॉर्मेशन, और यहाँ ब्लास्टोमियर से ये जो बना पूरा, इसको हम पूरा टर्म दे देते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोल देते हैं बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है, यानी इस सेल का मास बन जाता है, सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया। पहले ब्लास्टोमियर था, अब ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना है, अटैचमेंट होना है यूटेराइन वॉल के साथ में। किसका बेटा, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना है यूटेराइन वॉल के साथ में। यूटेराइन वॉल कौन सी है, एंडोमेट्रियम। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड ऐड करके देखते हैं कैसे अटैचमेंट होगा। देखो ये क्या है, यूट्रस है, आई एम ड्रॉइंग हेयर कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये क्या थी आपकी, फलोपियन ट्यूब, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये यूट्रस है, और यूट्रस की ये क्या है बेटा, एंडोमेट्रियम। क्या है ये,
एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये क्या है पूरी एंडोमेट्रियम। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर अभी हमने ड्रॉ किया था, मान लो यहाँ तक क्या आ गया, बन के पूरा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? ब्लास्टोसिस्ट का। दिस इज द इनर मास सेल, ये क्या है? पूरा इनर मास सेल है। अब इसको जाके इसके साथ में क्या होना है? अटैच होना है। क्या होना है? अटैच होना है। तो ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पहुँचेगा किसके पास? यूट्राइन की वॉल के पास में। इस तरीके से ये क्या होगा बेटा? पहुँचेगा यूट्राइन की वॉल के पास में, ठीक है। और क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पर पहुँच करके देखो, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे? कुछ चेंजेस आएंगे। इम्प्लांटेशन होना है। क्या होना है बेटा? इम्प्लांटेशन होना है। तो ये यूट्रस की वॉल है, ठीक है, और ये यहाँ पर आकर के, चलो चेंज करते हैं कलर, अटैच हो गया। यहाँ पर आकर के क्या हो गया बेटा? एम्बेडेड हो गया। ये यूट्राइन की वॉल है, ये आके क्या हो गया? एम्बेडेड हो गया। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? इम्प्लांटेशन। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। कि यूट्रस की वॉल पे आकर के ये क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया, यानी उस पे जाके एम्बेडेड अटैच हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब सुनो ध्यान से, इसका अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन हो गया। अब बेबी का क्या होना है? डेवलपमेंट। क्या होना है बेबी का? पूरा डेवलपमेंट। यूट्रस की वॉल से जाके वो अटैच हो गया। डेवलपमेंट अब कैसे होगा? तो इसमें अब कुछ चेंजेस आते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट था वहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, और देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं एग्जैक्टली देखना है कि चेंजेस क्या क्या आएंगे। देखो ये क्या होगा यहाँ पर बेटा, कंप्लीटली डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नीट लेवल को और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बायो के बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो देखो क्या होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी, ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी बाहर वाली जो मैंने येलो कलर से बनाई है, वो डिफ्रेंशिएट होगी, और डिफ्रेंशिएट होकर किस में चली जाती है? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्रोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होगा? अंदर ये जो इनर मास सेल है, इनका भी डिफ्रेंशिएशन होके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या होगा एग्जैक्टली, यहाँ पर ये डिवीजन होगा इसका। थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिवीज़न हो जाएगा, कुछ क्रायोनिक विलाई बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या बन गई? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। जो क्या थी बताओ मुझे? ट्रोफोब्लास्ट थी, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। ट्रोफोब्लास्ट किसमें? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। ट्रोफोब्लास्ट किसमें? मैं लिख देती हूँ, ट्रोफोब्लास्ट किसमें डिफ्रेंशिएट हो गई? ट्रोफोब्लास्ट सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में। अंदर जो इनर मास सेल था, यानी जो ये इनर मास सेल था बेटा, इनका भी फर्दर डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएंगी? यहाँ पर बन जाती है आपकी एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको अब हम क्या बोल देंगे? यहाँ पर जो येलो कलर की लेयर है उसको बेटा हम बोल देते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट बन गई, ये पूरा कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर ये क्या है आपकी? ये है आपकी हाइपोब्लास्ट, एंड दिस इज योर एपीब्लास्ट। ये क्या है बेटा? एपीब्लास्ट। और एपीब्लास्ट से फर्दर डिफ्रेंशिएशन होके क्या बनती है? डिस्क लेयर बनती है, या कह सकते हो जर्म डिस्क का फॉर्मेशन होता है एपीब्लास्ट से, जर्म डिस्क। और जर्म डिस्क क्या कराएगी बेटा? बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। बेबी में जो बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे किससे बनना शुरू होंगे? एपीब्लास्ट से। किससे? एपीब्लास्ट से। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी किसमें? एक्टोडर्म में, एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में। देखो क्या है,
अगर आप मेरे को अच्छे से सुन रहे होगे तो आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ आनी है। लेकिन जनरली बच्चे क्या सोचेंगे, मैम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ कुछ नहीं आएगा। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। हो सकता है अगर आपको लगे ना मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं कल आपको एनसीईआरटी की लाइन्स यहाँ पर रीड करके दिखा दूँगी, ठीक है। देखो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये क्या हो गई, तीनों डिस्क लेयर, यानी जब डिस्क लेयर बन जाती हैं, लिख दो डिस्क लेयर। डिस्क लेयर का फॉर्मेशन हो गया और इन्हीं से क्या होगा बेटा, फर्दर बॉडी के ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, बॉडी ऑर्गन फॉर्मेशन होगा। जो भी ऑर्गन्स बनेंगे, चाहे आपकी किडनी है, लिवर है, हार्ट है, कुछ भी है, वो सब इन्हीं तीनों लेयर से मिलके बनेंगे, ठीक है। ये बन गया, कन्वर्जन हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट में, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में, हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट, इतना हो गया। बॉडी के ऑर्गन्स बन गए और फर्दर ये बेबी डेवलप करता है, फर्दर पूरा क्या बन जाता है, डेवलप होके फर्दर बेटा पूरा बन जाता है क्या, बेबी का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, देखो बीच में क्या होगा, अब यहीं से जब पूरा फीटस बनेगा, जब क्या होगा बेटा, चलो बेबी का फॉर्मेशन अभी रुकते हैं, अभी फीटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे ही फीटस बनेगा, जैसे ही फीटस बनेगा, अब क्या होगा, वहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होना है। फीटस को ग्रो करने के लिए, देखो फीटस जो है एज अ पैरासाइट है, मदर की बॉडी में है और उसको जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए, ग्रो कर रहा है तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी, जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए किससे लेगा बेटा, अपनी मदर से। तो मदर से न्यूट्रिशन को लेने के लिए जो भी खाना पानी जिसकी भी ज़रूरत है, उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए वहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन से पहले चलो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ किस तरीके से प्रोसेस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से एग रिलीज़ हुआ, जाइगोट बना, यहाँ से फिर डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 तक क्या होता गया, इनर मास सेल यानी पूरा ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का, यानी देखो ये ट्रोफोब्लास्ट है और उसमें इनर मास सेल है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद आपको बाहर दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, पूरा यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से ये देखो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, पीछे से साइटोट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। और अंदर ये जो इनर मास सेल है जो आगे एम्ब्रियो के ऑर्गन्स को बनाने का फॉर्मेशन करती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट में। बाकी की ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको इन्हें खुद से रीड करना है, ठीक है। हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें बात करनी है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, प्लेसेंटा का, क्योंकि उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए बेटा क्या चाहिए बताओ मुझे, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स किससे मिलेंगे, मदर से। तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में यानी फीटस के बीच में कुछ तो कनेक्टिंग लिंक होनी चाहिए, तो कनेक्टिंग लिंक होती है प्लेसेंटा। तो अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा हिंदी में बोलते हैं अपरा। अब देखो क्या होगा, मान लो ये ग्रोइंग फीटस है, आई एम ड्राइंग डायग्राम हेयर, ये ग्रोइंग फीटस है, ये ग्रोइंग फीटस है, ठीक है, ये ग्रोइंग फीटस था यानी। और यहाँ पर क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड का, और उसमें ये क्रायोनिक विलाई बनेंगी। इधर क्या होता है, मैटरनल ब्लड। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये मैटरनल ब्लड। अच्छा ऐसे नहीं बनाते इसको, ये पूरा मैटरनल ब्लड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है जो मैटरनल ब्लड के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि इससे क्या मिलेंगे, इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये अम्बिलिकल आर्टरी है, ये क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी है। इसके आसपास क्या होंगी, अम्बिलिकल वीन होंगी, ठीक है, क्या होंगी, अम्बिलिकल वीन्स होंगी। तो ये वाइट कलर वाली बेटा ये है अम्बिलिकल वीन, अम्बिलिकल वीन, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल आर्टरी। अभी देखो समझ नहीं आएगा तो सुनना ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करूँगी तब पूरा समझ आएगा।
दिस इज कॉल्ड, ये जो बनाया येलो, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बनती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पर ये क्या है? मैटरनल पार्ट है, मदर का पार्ट है, यानी मदर का ब्लड का पार्ट है, मैटरनल पार्ट है। अब सुनो, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, प्लेसेंटा है क्या एग्जैक्टली? एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, प्लेसेंटा की बात करूं तो ये मैटरनल पार्ट से भी रिलेटेड है और ये फीटस से भी रिलेटेड है। तो इन दोनों का क्रायोनिक विलाई का, ये देखो क्रायोनिक विलाई और जब मैटरनल ब्लड का इंटरडिजिट होता है, यानी आपस में दोनों क्या होती है, इस तरीके से मैटरनल ब्लड एंड ये क्रायोनिक विलाई इस तरीके से आपस में इंटरडिस्क यानी क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, तो क्या बनती है बेटा? प्लेसेंटा। क्या बनती है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड मदर का पार्ट नहीं है। सुन लो ध्यान से, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को क्लियर ही नहीं होते कॉन्सेप्ट्स। अम्बिलिकल कॉर्ड मदर का पार्ट नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड पूरा किसका पार्ट है? फीटस का। किसका पार्ट है? ग्रोइंग फीटस का। प्लेसेंटा किसका पार्ट है? ये दोनों का पार्ट है, मैटरनल प्लस फीटस दोनों का पार्ट है। ठीक है बेटा, फीटस की स्पेलिंग खुद से चेक करिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग ऑफ फीटस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अब सुनो ध्यान से, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है पहले जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा। देखो मैंने दिखाया तुम्हें, पहले जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ वहाँ पर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ और इस तरीके से यहाँ पर ये क्या बने, क्रायोनिक विलाई भी बने। क्या बने बेटा? क्रायोनिक विलाई। ये क्रायोनिक विलाई जाके मदर के ब्लड के साथ इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, डिजिटेड क्या? क्रायोनिक विलाई। और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटा मदर और फीटस दोनों की बॉडी का पार्ट है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें क्या होगा, यहाँ से मदर से पास होती है क्या, कैपिलरी, जो क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सक्रिएटा को लेके जाती हैं। ठीक है, ये अम्बिलिकल वीन है, ये अम्बिलिकल आर्टरी है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा, देखो क्या है, मैटरनल और फीटल दोनों का पार्ट है। स्पेलिंग मैच कर लो, FOE ही लिखा है ना, ठीक है, दोनों का पार्ट है। क्या है प्लेसेंटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। एनसीईआरटी की लाइन है, एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी के बीच में, सिर्फ मदर की नहीं है प्लेसेंटा, सिर्फ फीटस की नहीं है, दोनों के बीच का पार्ट है। फंक्शन क्या है बेटा प्लेसेंटा के? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह मतलब हार्मोन्स का सीक्रेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड रिलीज हार्मोन्स लिखा है सामने, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिंग हार्मोन, ये सभी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, आपके सामने लिखे हैं। अब इन हार्मोन्स में से देखो क्या होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, क्वेश्चन है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। तो जैसे हमें अपनी मदर की ज़रूरत होती है, वैसे ही ग्रोइंग फीटस के लिए उसको सपोर्ट मिलने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्लेसेंटा की, क्योंकि बाद में आगे कॉर्पस ल्यूटियम का काम बंद हो जाता है। प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम का काम करती है क्योंकि ये सीक्रेट करती है हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और ये सभी क्या है बेटा, प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, फीटस को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उसको ग्रो कराने के लिए, वो यूटेराइन वॉल से अटैच रहे, कनेक्ट रहे, यानी उसको ग्रो कराने के लिए। और जब वो किस में, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन में फॉर्म में था, तो एंडोमेट्रियम से क्या हो जाए, एम्बेडेड हो जाए, उसके लिए, सबके लिए वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम और यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, प्लेसेंटा की। किसकी ज़रूरत होती है, प्लेसेंटा की, ताकि प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिलीज हों और प्रेगनेंसी क्या रहे बेटा, मेंटेन रहे। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका मेन फंक्शन यही होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। एससीजी, HPL और रिलैक्शन, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से। अगर आपसे कोई स्पेशली पूछे प्रेगनेंसी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी के ही टाइम पर, देखो ये तो पहले भी रिलीज हो जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन की बात करूँ तो वो है बेटा HCG, NCERT ने लिखा है HPL एंड रिलैक्सिन, ये प्लेसेंटा के थ्रू ही रिलीज होते हैं। प्लेसेंटा कब बनती है, जब क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है, इसीलिए इनको पार्टिकुलरली क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन।
अब रिलैक्सिन का फंक्शन क्या है, सुनो ध्यान से। रिलैक्सिन का काम होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा ब्रॉड करके सर्वाइकल कैनाल को खोल देना, और वहाँ से इजीली क्या हो जाता है, बेबी का बर्थ होता है। इसलिए रिलैक्सिन का काम होता है। रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करता है मसल्स को, ठीक है, वहाँ के एरिया को, ताकि बेबी का बर्थ क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन था पूरा प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, मतलब ये सभी हार्मोन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखो प्लेसेंटा का फंक्शन दिया है। प्लेसेंटा एक्ट करती है एज अल्ट्रा फिल्टर, यानी क्या क्या एक्सचेंज कराती है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, गैसेस को, एंटीबॉडी को मदर से फीटस के लिए, यानी फीटस को न्यूट्रिएंट चाहिए पैरासाइट की तरह। देखो आपने सुना है मदर को स्टार्टिंग फेज में वॉमिटिंग वगैरह होती हैं, ठीक है, वीकनेस आती है, डॉक्टर बहुत सारी चीज़ों को रिकमेंड करते हैं कि स्पेशल केयर दी जाती है उस टाइम पर मदर को। क्यों बेटा? क्योंकि जो एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को खींच रहा है, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए खुद न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और जब मदर की बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को वो खुद ले रहा है, सारे न्यूट्रिएंट, हार्मोन, जो भी चीज़ें, एंटीबॉडी, सब मदर से कहाँ जा रहे हैं, फीटस में, तो मदर के पास तो कुछ भी नहीं बचता। तो इस वजह से वीकनेस को बचाने के लिए स्पेशल केयर की जाती है मदर की। अच्छा आपको पता है क्यों वॉमिटिंग आती है मदर को? ठीक है, उसके टाइम पर जनरली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसका रीज़न है बेटा, आपका वॉमिटिंग आने का रीज़न है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन ग्रोइंग फीटस को चाहिए, फीटस को चाहिए, तो ऑक्सीजन की जो कमी है, यानी जो लैक ऑफ ऑक्सीजन मदर की बॉडी में हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मदर की बॉडी में। और हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्स भेजता है, रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कभी आप गाड़ी में जाते हो, बहुत बच्चों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, अगर गाड़ी के विंडो बंद है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उन्हें क्या होना होता है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है, जो सेंसिटिव एरिया है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कमी है, मतलब पता चल गया ब्रेन को, वो क्या कराना स्टार्ट कर देगा, वॉमिटिंग। लेकिन जैसे ही विंडो खोलोगे तो क्या होता है, थोड़ा ऑक्सीजन मिलती है और आपको रिलैक्स फील होने लगता है। सेम कंडीशन यहाँ पर मदर की बॉडी के साथ होती है। बोलो क्लियर है? अच्छा आगे अभी आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, मुझे नहीं लगता पूरा हो पाएगा, और हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आगे आपका जो टॉपिक है, आज इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ है, पार्चुरेशन यानी डेवलपमेंट भी हमने देख लिया है, कैसे डेवलपमेंट होता है बेबी का, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और पार्चुरेशन में देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आखिर कभी देखा है मूवीज़ में मदर कभी सीढ़ियों से गिर जाती है, या ट्रेन में जा रही है, जल्द हल्का सा जर्क लगा, वहीं पर लेबर पेन स्टार्ट हो गया, बेबी की डिलीवरी बस में ही हो जाती है, ट्रेन में क्यों होता है ऐसा, ट्रेन में ही हो जाती है, क्यों होता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, और ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे यहाँ तक के लिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।